अच्छा जी, अब हम आते हैं इस पे वेस्पर थ्योरी का। जैसे मैं बता रहा था कि हम इसको 3D स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर की बेस पे उसकी शेप कैसे निकलेगी हमने इसमें ये देखना होता है। और वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मतलब वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से होते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। रिपल्शन थ्योरी यानी कि मैक्सिमम रिपल्शन उनकी हो, एक दूसरे से दूर हो ताकि उनकी एनर्जी कम हो और स्टेबल ज्यादा। इस वजह से उनकी शक्ल कैसी बनेगी वो हमने देखनी होती है वेस्पर थ्योरी। इसका पॉइंट जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते ही करते एंड ट्राइज टू रिमेन फार अपार्ट। ठीक है, जैसे ये मैंने यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड की, यहाँ पर मैंने एक अजीबोगरीब सा ये लिखा है, ये मैंने दो हाथ बनाए हुए हैं। जैसे अगर आप एक हाथ को दूसरे हाथ में पकड़ के खींचें तो देखा जाए तो वो जो एक हाथ एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, एक हाथ दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्ड है, और लेकिन वो दोनों के साथ है। ठीक है, दोनों ने उसको पकड़ा हुआ है, एक साइड पे बेरिलियम ने पकड़ा हुआ है, एक साइड पे क्लोरीन ने पकड़ा हुआ है, तो इसलिए ये दिखाई, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए ऐसा। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर बना 180 डिग्री का। फार पार्ट तो इसी तरीके से होंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमारा जो कंसेप्ट है, और दूसरा जो कंसेप्ट है जो मैंने पहले बताया वेस्पर थ्योरी का, एक तो फार पार्ट, और फार पार्ट के बाद रिपल्शन। लोन पेयर में मैक्सिमम होगी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में उससे कम होगी, और बॉन्ड पेयर की सबसे कम होगी रिपल्शन के बाद। तो बॉन्ड एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे, लोन पेयर है तो ज्यादा दूर होंगे। इस तरीके से ये हम, तीसरा पॉइंट जो है, लोन पेयर इज जीरो तो ज्योमेट्री और शेप एक जैसी होगी। ये मैंने ऊपर आपको मीथेन के केस में बताया, उसमें लोन पेयर तो कोई नहीं है, तो ज्योमेट्री उसकी टेट्राहेड्रल बनी, शेप भी उसकी टेट्राहेड्रल ही होगी। लेकिन अमोनिया के केस में एक लोन पेयर आ गया, ठीक है, तीन बॉन्ड पेयर आ गए, तो उसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल रही लेकिन शेप उसकी पिरामिडल बनी। ठीक है, तो ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाएगी अगर एक भी लोन पेयर आ गया या एक से ज्यादा लोन पेयर आ गया। तो ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पे इसकी ज्योमेट्री डिपेंड करती है, जबकि जो शेप है वो सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है। यानी कि जो बॉन्ड पेयर होंगे या जो बॉन्ड साइड वाले एटमों के साथ बने होंगे, उसकी बेस पे जो उसकी शक्ल बनती है वो शेप, उसको हम शेप कहेंगे कि ये देखने में 3D स्ट्रक्चर उसका किस तरह से बनता है। अब आ जाते हैं जेड की वैल्यू, अगर दो हो तो लीनियर है, तीन हो तो ट्राइगोनल प्लेनर है। ये बेसिकली उसी हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट की बेस पे ही वेस्पर थ्योरी बनी, तो ये टर्म भी वही है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन के अंदर तीन कोने, चार वैल्यू हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसमें हमने गए थे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, पांच हो। अब यहाँ पर जो लफ्ज लिख रहे हैं ना, ये हम उसके स्ट्रक्चर का लिख रहे हैं कि जेड की वैल्यू पांच। अच्छा, ज्योमेट्री पांच हो, तीन कोने, एक ऊपर और एक, छह हो तो पांचों ही एक जैसे 90 के एंगल, सॉरी छह के छह ही एक जैसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर 90 के एंगल। इस तरीके से शेप जो है वो डिपेंड करती है सराउंडिंग के एटम्स पे, यानी कि सिर्फ बॉन्ड पेयर पे। तो शेप ज्योमेट्री बराबर होगी अगर लोन पेयर नहीं होंगे, अगर लोन पेयर होंगे तो शेप और ज्योमेट्री बराबर नहीं। अब यहाँ पर उसकी बेस पे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बेस पे ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन को एक चार्ट बना के एक्सप्लेन किया, फिर आगे इसकी एग्जांपल लेंगे। अगर तो z की वैल्यू दो है, यानी कि दो चीजें उसके साइडों पे लगी हैं, तो वो दो, दोनों चीजें जो लगी हुई हैं वो दो, मतलब दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कोई नहीं, तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो sp अगर दो है तो आपको पता है z की वैल्यू अगर दो होगी तो एक s और एक p। तो ये सारी इंटरलिंक्ड है, हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी, ज्योमेट्री और शेप। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी और शेप क्या होगी, जब फर्क होगा, जब कब फर्क होगा, जब लोन पेयर आएगा। अगर इसमें देखें, अब अगर z की वैल्यू दो है लेकिन एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो आपस की बात है, ये तो दो एटम है ना, तो ये तो शेप ही कोई नहीं होगी। इसको आप लीनियर तो कह सकते हैं। लीनियर का जो लफ्ज है ना, वो हम तीन एटमों से कम लीनियर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एक सेंटर में, एक साइड पे और एक साइड। ठीक है, लेकिन इसको भी आप लीनियर कह लें। लीनियर क्या, लीनियर होता है जो 180 का एंगल है। ये तो आप इसको ऊपर कर दें, नीचे कर दें, खब्बे कर दें, सज्जे कर दें, इसलिए तो वही रहना ना, लीनियर कह लें, मतलब लीनियर ही रहना। तो इसलिए इसको एक लोन पेयर हो और एक बॉन्ड पेयर हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, और ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन। अब अगला जो केस है, अगर ये z के दो केस बनेंगे ना, अब ये जीरो और वन तो हो नहीं सकते, जीरो बॉन्ड पेयर का मतलब है बॉन्ड ही कोई नहीं, तो मालिक्यूल ही कोई नहीं, तो स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ठीक है,
ए ना दिमाग चाहिए थोड़ा। तीसरा जो है, अगर जेड की वैल्यू 3 है और तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर कोई नहीं है, तो वही ट्राइगोनल प्लेनर 120 का एंगल, ज्योमेट्री भी वही, शेप भी वही, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर जब जीरो होगा तो ज्योमेट्री और शेप बराबर होगी। अब तीन चीजें हैं, तो एक एस और दो बी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम जो दरमियान में होगा। बार बार मैं कहता हूँ हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की होती है हमेशा। अब अगर तीन है, तीन में से दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, अब ये 120 का ये शेप तो उसकी वही बनेगी, लेकिन ये एक जगह पे लोन पेयर आ गया तो ये क्या करेगा, इसको बॉन्ड को दोनों साइडों से दबाएगा तो 120 से ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर तीन चीजें ही अटैच हो लेकिन उनमें से जो एक है वो लोन पेयर हो, तो फिर 120 का नहीं रहेगा, क्योंकि लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होगी तो 120 से ये एंगल छोटा हो जाएगा, तो इसकी शेप बेंट या वी शेप कहलाएगी। एंगुलर शेप भी कहते हैं, वी शेप भी कहते हैं, उल्टा वी बना हुआ ना, या अगर हम ऊपर को लिख दें तो सीधा वी होता। बेंड शेप तो है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसकी जो शक्ल बनी वो एंगुलर या बेंड शेप बनी। ज्योमेट्री इसकी भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो ये बातें आपने कंसेप्ट समझना है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर रट्टा लगाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे, आप कभी भी आपसे मिक्स हो जाएंगी। अच्छा, एक सीटिंग में मैंने क्यों हाइब्रिडाइजेशन ये और वीबीटी पढ़ाई है, ताकि आपको पता चले, क्योंकि आपने दोबारा पढ़ना था तो आपकी पिछली थ्योरी मिक्स हो जाएगी। अब आपकी मिक्स नहीं हो रही, क्योंकि आपको पता है सर साथ साथ बता रहे हैं कि पीछे ये था, अब आगे ये। अब यहाँ पर अगर तीन है जिनमें एक लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, जैसे कि वाटर के केस में हुआ था, ठीक है, तो ये कौन, नहीं सॉरी, वाटर के केस में ये अगर देखें तो ये उसकी देखिए ये भी वी शेप और उसकी बनेगी, लीनियर शेप बनेगी अगर एक बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये इसकी एग्जांपल मैं सिर्फ तीन तक, जो तीन केस है ना, दो और तीन, अगर z की वैल्यू आए, sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल आपको बताता हूँ। SO3 है, इसमें z की वैल्यू आप निकालते हो 1/2, सल्फर सेंट्रल एटम है, 2 8 और 6 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, 16 होते हैं ना इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं, नेगेटिव चार्ज कोई नहीं, और मोनोवेलेंट भी कोई। तो z की वैल्यू आ गई 3। अब तीन लोन पेयर, अब ये तीन की, ये जो तीन है ना, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि कितने। अब आप दिमाग में लेके आए वही जो हम उसका कंसेप्ट है ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर का, उसमें भी हम यही करते थे ना, हम पहले सिंगल एटम सिंगल बॉन्ड बनाते थे, फिर अगर बचता था तो हम उसको फिर साइड वालों की वैलेंसी पूरी करते थे, फिर बच जाते थे तो हम सेंट्रल एटम के लोन पेयर बना देते। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पहले उसके बॉन्ड पूरे कर रहे हैं। अब सल्फर 3 से मिला है तो ये 3 पूरे हो गए, इसका मतलब लोन पेयर तो कोई नहीं है। लोन पेयर कोई नहीं है तो 3 के 3 ही बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है तो कौन सी, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल भी। यानी कि अगर मैं आपको जस्ट पेपर में SO3 दे दूं और मैं आपसे ये पूछूं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी शेप कैसी होगी, इसका एंगल कितना बन जाएगा, तो आपको ये सारे जवाब आने चाहिए। ठीक है, रट्टा लगाए हुए। इसी तरीके से HNO3 नाइट्रिक एसिड, जेड की वैल्यू निकालें 1/2, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम 5, चार्ज कोई नहीं, पॉजिटिव भी कोई नहीं, नेगेटिव भी कोई नहीं, और एक मोनोवेलेंट लगा हुआ है H। ठीक है, 3 आ गए, 3 ये कौन सी है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों हो सकते हैं। अब नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ और O के साथ H लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बने। इस तरीके से आप NO3 की अलग भी स्ट्रक्चर बना। SO2 जेड की वाली 1/2, सल्फर सेंट्रल एटम है 6। याद है मैंने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे इतना टाइम क्यों लगाया था, पूरा एक लेक्चर दिया था सिर्फ इस वजह कि ये मुझे पता था कि आगे हर थ्योरी में ये स्ट्रक्चर यूज होनी है और आपने वहां पे कंफ्यूज होना, तो मैंने आपको निकाला। अब 3 वैल्यू है जेड की, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक एस और 2 पी। ठीक है, ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर। अगर अब इसमें आ जाता है एक लोन पेयर, अब एक लोन पेयर आ गया तो वो बेंड है। बेंड का मतलब है अगर तो ये तीनों बॉन्ड पेयर होते तो 120 का होता, अब ये लेस देन 120। ठीक है, अब आपको एक बात जो मैं आपको बार बार बताता हूँ वो ये बताता हूँ कि आपने कंफ्यूजन कहाँ पे होनी है, आपको कंफ्यूजन पता है कहाँ पे होनी है, जब सेंट्रल एटम 3 के साथ मिला होगा। मैं आपको इसका बताता हूँ आपने फंसना कहाँ पे, ये देख लें। अब ये सेंट्रल एटम 3 के साथ लगा हुआ है, आपको पता 120 का बॉन्ड एंगल है, लेकिन अगर आप अमोनिया की बात करें, नाइट्रोजन भी तो 3 से जुड़ा हुआ है।
अगर आपने वहां पर उसको इग्नोर कर दिया लोन पेयर को, तो आपने क्या दिया 120 बॉन्ड एंगल बनेगा, तो आप फंस जाएंगे। हालांकि वो 4 के हिसाब से वो 109 टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल है, तो वो उससे छोटा होना है। ठीक है, अब तीनों यहाँ पर तो आपने कह दिया कि 3 चीजें जुड़ी हुई हैं और उनके दरमियान एंगल है 120 का, लेकिन अमोनिया के केस में आपने कहना है कि 3 चीजें जुड़ी हुई हैं लेकिन बॉन्ड कितना है 107 का। अब 107 आएगा कि 120 आएगा, ये आप लोगों का मिक्स हो जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने रट्टा मारना फंस जाना। तो मैंने पेपर में सीधी सीधी स्ट्रक्चर भी नहीं देनी होती, आपको पता है, मैंने तो उल्टा सीधा पेपर देना है। तो आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, बड़े ध्यान से कंसेप्ट समझ के इस चीज को सॉल्व करना। ठीक है, कि 3 चीजें लगी हुई हैं, लेकिन आपने देखना 3 चीजें नहीं लगी हुई, जो लोन पेयर है वो भी एक चीज है, उसको भी आपने एक चीज एक पूरी कंसिडर करना है। तब आपका स्ट्रक्चर अपना ज्योमेट्री ठीक होगी, ज्योमेट्री ठीक होगी तो आपके एंगल ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद लोन पेयर को खत्म कर दें, लोन पेयर को, लोन पेयर पे हाथ रख के स्ट्रक्चर देखें कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, वो आप नाम लिख, वो आपको जरा याद हो जाएगा, उसमें कंफ्यूजन होगी नहीं कुछ। अच्छा, अब आ जाते हैं 4 वाला केस। 4 वाले केस में अगर चारों के चारों ही बॉन्ड एंगल हो तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, मीथेन का स्ट्रक्चर आपको पता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री भी उसकी वही होगी और शेप भी वही होगी, और sp3 हाइब्रिड, एक एस और 3 पी, जेड की वैल्यू अगर 4 हो। अब अगर इनमें से 3 हो, जैसे मैंने अमोनिया के केस में बताया, और एक लोन पेयर हो, तो 109 से छोटा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 107 का हो जाएगा, और पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब अगर 2 हो जाए लोन पेयर तो और छोटा हो जाएगा, वाटर के केस में जैसे मैंने बताया, तो 105, ये 104.5, इतना मतलब वेरिएशन का कोई नहीं होता मसला। तो ये आप इस तरीके से बनाते हैं, और यहाँ पर वही मैंने दोबारा से लिख दिया मीथेन, अमोनिया और वाटर। अब CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि Z की वैल्यू निकालनी है, तो 4 नेगेटिव चार्ज ऐड कर लें, पॉजिटिव कोई नहीं है, और डायरेक्टली 3 अटैच है, तो 8 बदला 2 4। तो अगर आप देखें तो CH3 नेगेटिव चार्ज के साथ भी अगर होगा, फिर भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगी। अब चूंकि ये 3 के साथ जुड़ा हो, तो 3 बॉन्ड एंगल होंगे और एक लोन पेयर होगा, तो इसकी शेप भी कौन सी बनेगी, पिरामिडल बनेगी। अब अगर आप कहें, अब अगर आपसे मैं कहूं कि अमोनिया का स्ट्रक्चर और CH3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर तो देखा जाए तो वो एक जैसा स्ट्रक्चर है, तो कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए ना आपको। मतलब फॉर एग्जांपल अमोनिया का, आपने सिर्फ ये देखना चीजें कितनी जुड़ी हुई हैं सेंट्रल एटम के साथ, तो सेंट्रल एटम के साथ चीजें कितनी जुड़ी हैं वो आपने अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, अगर स्ट्रक्चर नहीं पता तो जेड की वैल्यू से आपको अंदाजा हो जाए, जेड की वैल्यू से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकल आई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल आई। अब आपको पता चल गया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपको साथ ही पता चल गया कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब टेट्राहेड्रल में तो सेंट्रल एटम के साथ 4 चीजें अटैच होती है, यहाँ पर तो 3 है, तो एक आप लोन पेयर, जिसको आप नेगेटिव चार्ज कह रहे हैं, मतलब लोन पेयर की बेस पे अगर आप उसको, ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बॉन्ड एंगल का फर्क हो सकता है। अमोनिया में कितना था, NH3 में 109 से 107 पे चला गया था अंदाजन, तो ये भी 107 के आगे पीछे ही होगा, लेकिन एग्जैक्टली अमोनिया जितना नहीं होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। फर्क हो सकता है, हम क्लोज उसके पहुंच सकते हैं ज्योमेट्री, लेकिन ज्योमेट्री पिरामिडल ही बनेगी। लेकिन ये पिरामिड में जो एंगल दबे हैं साइडों से, वो कितने दबे हैं वो डिपेंड करता है इस लोन पे और आपके बॉन्ड पेयर पे। अब आ जाते हैं आगे हम 5 पे। अगर Z की वैल्यू 5 है तो sp3d, ठीक है, sp3 4 हो गए, 5वां d, एक d आ गया तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल 3 एक प्लेन में, एक छत पे, एक जमीन, ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर। 6 इसमें 90 के एंगल बनेंगे, ऊपर वाला तीनों के साथ 90 के एंगल बनाएगा और नीचे वाला भी तीनों के साथ 90 के एंगल बनाएगा। तो ये 6 90 के एंगल या राइट एंगल भी इसको कहते हैं, और 3 120 के एंगल जो प्लेन के ऊपर हैं, इनका आपस में जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है। अब आपको आते हैं, अगर आपको स्ट्रक्चर अजीबोगरीब आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ZdO3F3, तो तब हमें कैसे पता चलेगा कि ये, पहले तो आप इसका Z निकालें ना, 1/2 सेंट्रल एटम जीनॉन 8, मोनोवेलेंट कितने हैं, और ये यहाँ पे मैंने 2 लिखना था, ठीक है, O3F2 5 दिखाने ना, 5 वाला स्ट्रक्चर है, 3 नहीं है यहाँ पे, 2 है, एक है 2 है F2। अब देखा जाए तो यहाँ पर
O3F2 में ZD आप कहेंगे 3 ये लगा देंगे, एक ऊपर लगा देंगे, नीचे लगा देंगे। ये तुक्का यहाँ पर तो लग गया, ये तुक्का यहाँ पर लग गया कि 3 थे तो वो 3 आगे 120 पे, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला। लेकिन ये हर जगह पर ये बात ठीक नहीं होती। हमने ऊपर और नीचे कौन सा लगाना होता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। ये रूल ये है, ये मैंने साइड पर लिखा हुआ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन कौन सी होती है? ये ऊपर और नीचे वाली जो पोजीशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एटम। ये इस चीज पे मैटर नहीं करता कि कितने नंबर ऑफ एटम से, अगर ये 3 भी होते ना तो ये ऊपर और नीचे ही आने थे, और जो एक बचना था वो इधर आना था। अब नीचे इसकी एग्जांपल दी है PF3Cl2। अब अगर आप देखें तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो आपने 3 ठोक देने हैं साइडों पे, F2 क्लोराइड ऊपर नीचे नहीं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की कम है, तो ये स्ट्रक्चर गलत होगा। सही स्ट्रक्चर कौन सा होगा? 2 F ऊपर आएंगे, ठीक है, 2 क्लोराइड इधर और 1 F नीचे, मतलब तीनों में से 2 क्लोराइड नीचे, और ये स्ट्रक्चर गलत होगा। बस ये आपने ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपने फंसना है ना वो यहाँ पे आके फंसना। जैसे अब आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इधर लगा दे इधर लगा दे, फर्क पड़ता है। अच्छा ऐसा भी क्यों है वो भी मैं आपको रीजन भी बता दूं। एक तो ये है कि जैसे क्लोरीन, फास्फोर और क्लोरीन का एंगल है वो 120 का बनता है, तो अब वो यहाँ पर तो नहीं बनेगा ना, ठीक है। यहाँ पर आप फिर यहाँ पर कितना बनता है? क्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन था, नीचे भी फ्लोरीन था, और क्लोरीन के साथ 120 का और ऊपर 90 का एंगल, तो एंगल का फर्क आ जाएगा। अब यहाँ पर ये इक्विटोरियल पोजीशन का पता चल गया। अब अगर 5 में से 4 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो तो तब क्या होगा? यानी कि जो लोन पेयर है वो जाएगा इक्विटोरियल पोजीशन पे, सॉरी वो जाएगा एक्सियल पोजीशन पे। जो 3 एक प्लेन में था ना उनमें से एक जगह पे लोन पेयर जाएगा, तो ये। और वहां पर अगर मैं आपको ये बात करूं, ये जैसे स्ट्रक्चर को ज़हन से निकाल जस्ट ये सोचिएगा, ये कौन सा 3 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे, तो जो एक साइड पे होगा वहां पर लोन पेयर आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर सीसा बन जाएगा। यानी कि ये दो, अगर आप इसको जस्ट 90 के एंगल पे घुमा के देखें तो ये सीसा की तरह से एक झूला सा बन जाता है, एक साइड पे एक दब जाएगा, दूसरी साइड पे इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन, इसको सीसा स्ट्रक्चर कहते हैं। sp3d। अब हाइब्रिडाइजेशन तो उसी तरीके से, एक S 3 P और एक D है। हाइब्रिडाइजेशन तो 5 की हुई। ज्योमेट्री अगेन इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल, लेकिन शेप इसकी कौन सी बनेगी? सीसा, सीसा, ठीक है। लोन पेयर आर प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशन। व्हाई? बिकॉज लोन पेयर इज बिगर देन बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर से बड़ा होता है। अब अगर आप देखें तो एक्सियल पोजीशन पे 120 का डिफरेंस है बॉन्ड एंगल का, तो यहाँ पर इसको ज्यादा जगह चाहिए। अगर ऊपर और नीचे देखें तो 90 का, 90 में वो उसकी शक्ल को दबा देगा। अगर आप ऊपर लगाते हैं तो वो नीचे की तरफ दबाएगा, नीचे की तरफ दबाएगा तो स्ट्रक्चर सारा उसका डिस्टर्ब होगा। तो मैक्सिमम रिपल्शन की बेस पे जो उसकी पोजीशन बनती है लोन पेयर की, वो एक्सियल पोजीशन ही बनती है। जो प्लेन के ऊपर 3 थे ना 120 के, उनमें से एक जगह पे लोन पेयर आएगा, बिकॉज एट एक्सियल पोजीशन इट विल बी, वो 120 से तो उसका डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर है तो अगेन 2 लोन पेयर इधर से ही लेंगे, ठीक है, उसी प्लेन से, और sp3। और ये अब कौन सी शेप बन गई? अब चूंकि शक्ल जो होती है उसमें हम लोन पेयर को तो नहीं शक्ल में लेके आते ना, बॉन्ड पेयर को लेके, तो ये टी शेप बन जाएगी, एक ऊपर और एक नीचे और एक इस तरीके से। अच्छा ऊपर और नीचे का आपस में 180 का एंगल बन रहा है, और दरमियान वाले का ऊपर और नीचे 90 का एंगल बन रहा है। इनके साथ इसका फर्क होगा। अब अगर ये इधर से भी दबाए इधर से भी दबाए, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जैसी दोनों साइडों से दबा के टी शेप ही रहनी है, फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर 5 हैं लेकिन उसमें से 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो तीनों के तीनों ये एक्सियल पोजीशन वाले रिप्लेस हो गए। अब ये ऊपर और नीचे वाला रहेगा, तो sp3d, तो ये लीनियर ही रहना स्ट्रक्चर, तीनों इक्वली दबाएंगे उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लीनियर ही रहेगा, इधर से भी दब रहा है उधर से भी दब रहा है, इक्वली दब रहा है। अब इसकी एग्जांपल में देखें ZdO3F2। अब इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। सेंट्रल एटम से आप D की वैल्यू, Z की वैल्यू निकालें पहले 5, 5 का मतलब है sp3d बनी। sp3d का मतलब क्या है? 5 का मतलब है ट्राइगोनल
बाई पिरामिडल, ये TBP का मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लोन पेयर इसमें कोई नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि पांचों के पांचों ऑक्यूपाइड है। अब अगर आपको मैं ये नाम दे दूं तो मैं जस्ट आपसे नाम दे के पूछूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो आप उसका नाम लिख सकते, स्ट्रक्चर बना सकते। और अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दे दूं और मैं पूछूं कि कौन कौन सा फार्मूला या कौन कौन सा मॉलिक्यूल इसको सेटिस्फाई करता है, तो तब भी आपको ये आ जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर इसमें देखें तो 3 O और 2 F है, तो F फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये कौन सी इक्विटोरियल पोजीशन, टॉप और बॉटम वाली पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा ऑक्सीजन जो है। लेकिन ये तो रूल के मुताबिक आ रहा है, अदरवाइज फर्क भी आता तो हमने इसी बेस पे लिखा। ZeF2 अब देखा जाए तो सिर्फ 2 हैं, लेकिन अगर Z की वैल्यू निकालें तो वो 5 बनती है। 5 का क्या मतलब है? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगेन तो इसका मतलब है 2 तो जुड़े हुए हैं बॉन्ड, तो 3 इसमें लोन पेयर है। स्ट्रक्चर उसकी वही sp3 में ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये इसका बनेगा ज्योमेट्री। लेकिन शक्ल कैसी बनेगी? वो लीनियर बनेगी, क्योंकि लोन पेयर तो हम उसमें दिखाते नहीं है। ZeF2 लीनियर स्ट्रक्चर। अब आपको मैं यहाँ पर एक बात कहूँ, ZeF2 का स्ट्रक्चर लीनियर है, H2O का लीनियर नहीं है, तो आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना, क्योंकि H2O में 2 थे लोन पेयर, यहाँ पर 3 लोन पेयर है। ये 2 लोन पेयर होते तो ये स्ट्रक्चर वी शेप बनना था, ठीक है, जैसे वाटर के केस में था। लेकिन ये तीसरा आ गया, इसलिए बाकी तीनों ने एक दूसरे का असर कैंसिल ही कर दिया, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि बॉन्ड कितने बने। बॉन्ड की बेस पे, लोन पेयर की बेस पे, और उसकी स्ट्रक्चर आप याद कर लो, देखिए बड़ा इजी है। 3 है तो लीनियर है, 3 अगर sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन हुई है उसकी तीनों की, तो sp2 एक s और 2 p, तो 3 ऑर्बिटल बने, एक दूसरे से मैक्सिमम दूर होंगे, तो कौन सी शक्ल बनेगी? sp2 की ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन के ऊपर तीनों आ गए 120 के। अब अगर 4 आ गई तो कैसी बनी? टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। 5 आ गई तो कैसी बनी? 3 एक प्लेन पे चले गए 120 वाले, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर के ऊपर एक बॉन्ड लग गया और एक नीचे। तो इसकी शक्ल पहले तो हमने ट्राइगोनल प्लेनर 3 में कहा था, तो 5 में क्या कहेंगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड बने। अब 5 हो गए। 6 वाली में 6 की 6 एक जैसी होंगी, ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर, 90 के एंगल, 4 एक प्लेन पे, एक ऊपर और जिधर से मर्जी घुमा के देख लो एक जैसे स्ट्रक्चर बने, ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टा मीन 8 फेस वाली। अब 6 होगी। अब 6 के बाद आ जाते हैं 7 पे। 7 में 5 पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो नाम याद रख लें, मेरे ख्याल में आपको लेक्चर में आज सारे नाम इतनी दफा रिपीट हुए कि आपको याद हो जाए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 6 वाली। 6 के 6 होंगे, ऑल 90 के सेम शेप होगी। अब यहाँ पर अगर एक लोन पेयर होगा तो वो आप कहीं किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। 90 के एंगल है ना, ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख लें। तो अगर एक लेवन पे, तो उसकी शेप कैसे चेंज होगी? पहले तो था ऑक्टाहीड्रल, यानी कि 8 कोने वाली। अब 8 कोने तो ना रहे, उसके 4 कोने रह गए, तो हम उसको कहेंगे स्केयर पिरामिडल, ठीक है। ऑक्टाहीड्रल की बजाय स्केयर पिरामिडल के 4 कोने नीचे वाले या ऊपर साइड पर रहेंगे। अच्छा, ये तो हमने नीचे और ऊपर लिखा है। आप ये जो प्लेन के ऊपर जो 4 है, इनमें से भी एक रिप्लेस करेंगे, तो ये दूसरी साइड पे प्लेन बन जाएगी, स्ट्रक्चर वही लगेगा। आप अपने हाथ में 6 पेन लेके ना, उनको एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे करके देख लें, पकड़ के हाथ में, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कोई भी एक हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक हटाने का मतलब है आपने वो एक लोन पेयर, मतलब अगर आ गया, तो अब एक लोन पेयर आ गया तो इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा क्या करेगा? दबाएगा भी। अब दबाने से क्या होगा? वो 90 के एंगल थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। लेकिन हम चूंकि उसके एंगल को नहीं एग्जैक्टली नहीं बताते, इसलिए हमें ये तो पता चल जाएगा कि कितना करीब है। मतलब हम ये तो नहीं 90 के करीब, अगर फादर उन्होंने कहा जी इसका एंगल 85 है, 90 है या 120 है, तो आप ये तो नहीं 120 पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से क्लोज क्लोज जवाब आना है। अब इस तरह 6 और 4 अगर आपके बॉन्ड एंगल और 2 लोन पेयर आ गए, तो स्केयर प्लेनर रहेगी शक्ल। अब स्केयर प्लेनर से 6 का मतलब sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है। SF6 एग्जाम्पल। अब आपको स्ट्रक्चर का नहीं पता, Z की वैल्यू निकालें। सल्फर के आखिरी शेल में 6 और 6 ही इसके साथ क्लोरीन है। अच्छा, ये जो काफी सारे केस है इसमें वही जैसे लास्ट टाइम बताया था, सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल ब्रेक भी कर रहा होता है, यानी कि उसके आखिरी शेल में 8 की बजाय 10 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जैसे हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर है ये माइंड में रखिएगा कि सेंट्रल एटम की ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो बेसिक जो आपने उसको नहीं भूलना, लियोस डॉट स्ट्रक्चर को, वो अपने माइंड में आपने जरूर रखना है। अब ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसका बन गया, इसमें कोई लोन पेयर और बॉन्ड पेयर नहीं है SF6 के केस में। लेकिन ZeF4 के केस में Z निकालें तो कितना निकला, जीनॉन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन 6 बने, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 6 बने, लेकिन अटैच कितने हैं, 6। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो 6 की ज्योमेट्री कौन सी बनती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन इसकी शक्ल कैसी बनेगी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, 4 है ना, स्क्वायर प्लेनर, 2 तो लोन पेयर हो गए ना। इस तरीके से आप डायरेक्टली उसकी शक्ल निकाल। 5 अगर 7 आ गए, जैसे मैंने बताया था पेंटागोनल है, 5 कोने साइडों में 72 का एंगल, एक ऊपर और एक नीचे, ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 90 के 10 एंगल बनेंगे, 5 ऊपर से, जो एक ऊपर को है वो नीचे वाले पांचों के साथ जो 72 डिग्री आपस में बनाए हुए उनके साथ वो 90 के एंगल बनाएगा, और 5 नीचे वाला बनाएगा, तो 10 90 के एंगल होगा और 5 72 के एंगल होगा। ठीक है, तो ये तरीका है इसका बॉन्ड निकालने का। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर सुपरपोजिशन थ्योरी के लिए मैं जस्ट एक उसको उसका एक समरी दोबारा से आपके लिए लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता चले। जब हमने देखना है कि कितनी चीजें अटैच है, उसकी बेस पे हमने स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में देखें तो डबल बॉन्ड है, लेकिन वो आपने कंसीडर नहीं करना, इसकी स्ट्रक्चर प्लेनर बनेगी। HCN के केस में भी सेंट्रल एटम के पास 2 चीजें हैं, एक साइड पे नाइट्रोजन, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन, और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसके पास 2 चीजें हैं, तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर बनेगा। ठीक है, 3 चीजें हों तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, 120 का बॉन्ड एंगल बनेगा। इसी तरीके से ये CH2, ये फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, इसमें भी अगर आप देखें तो कार्बन के साथ 3 चीजें अटैच है, ऑक्सीजन और ये, और दरम्यान में कोई लोन पेयर, इसका स्ट्रक्चर भी ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। आपने स्ट्रक्चर निकालने के लिए, उसकी शेप निकालने के लिए आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए वेस्पर थ्योरी का, और आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि Z की वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, Z की वैल्यू निकाल लें या आप चीजें गिन लें, एक ही बात है। अब यहाँ पे मैं चीजें गिनने से बता रहा हूँ, Z की वैल्यू के बगैर भी आप निकाल सकते। अब SO3 की शक्ल में सल्फर के पास 2 है, लेकिन आपको ये नहीं पता था, लेकिन अगर आप Z की वैल्यू से अगर निकाल लेते हैं तब भी ठीक है, अगर आपको पता था तब भी ठीक। तो 3 चीजें अटैच है, बनेगी तो इसकी शक्ल V शेप। ठीक है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर कहला, अपना जो ज्योमेट्री कहलाएगी वो ट्राइगोनल प्लेनरी कराएगी, लेकिन शक्ल उसकी बेंट वी या इस तरह से वो स्ट्रक्चर बनेगी। 4 चीजें अटैच हो तो टेट्राहीड्रल। अब और 109 और 28 डिग्री का। अब उन 4 चीजों में से अगर एक लोन पेयर हो गया तो वो ट्राइगोनल पिरामिडल बन गया, 2 चीजें होंगी तो वो बेंट बन गया, जैसे वाटर के केस में। अच्छा, ओजोन का स्ट्रक्चर अगेन, ये दरमियान वाले तीनों ओ हैं, एक सेंटर में, 2 साइडों पे, तो दरमियान में एक लोन पेयर देखा जाए तो इसके साथ 3 चीजें अटैच है। 3 चीजें अटैच का मतलब है 120 का बॉन्ड एंगल है, 120 का बॉन्ड एंगल है, लेकिन चूंकि एक लोन पेयर आ गया तो 120 से वो छोटा हो गया, तो तकरीबन 116 का बॉन्ड एंगल। अब आप ऑक्सीजन ओजोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वाटर के साथ अगर उसका कंपैरिजन करेंगे तो आप फंस जाएंगे। जैसे OH2 था, तो आप कहेंगे जी उसमें, यानी कि आई मीन टू से आप इस पूरी थ्योरी को रट्टा मारेंगे ना तो आप फंस जाएंगे। आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे। अब ये सेंटर के साथ 3 चीजें अटैच है। अब आपने ये देखना चीजें कितनी अटैच है, अगर तो 2 चीजें अटैच है तो लीनियर स्ट्रक्चर, 3 चीजें अटैच है तो 120 का, 4 चीजें अटैच है तो 109.5, 5 चीजें अटैच है तो 3 120 के एंगल पे, एक ऊपर और एक नीचे, 6 चीजें अटैच है तो 6 की 6 आपस में 90 के एंगल पे, 7 चीजें चीजें अटैच हैं तो 72 के एंगल पे 5, एक ऊपर 90 के और एक नीचे। आप इस तरीके से याद रखेंगे, आप कोई भी स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाए आप इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से मार नहीं खाएंगे। PF3 का स्ट्रक्चर है, इसमें भी अगर आप देख लें NO2 का स्ट्रक्चर है, चार्ज का मैंने बताया वेस्पर थ्योरी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये NO2 का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। NO3 का स्ट्रक्चर है, FO3 का, SCCl। अगेन यहाँ पर देखें तो ये लीनियर स्ट्रक्चर आप कहेंगे, लेकिन नहीं है,
क्योंकि इसके बाद 2 लोन पेयर है तो ये बेंड स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इस तरह एंटीमनी H3 का इसके बाद एक लोन पेयर है तो ये अमोनिया की तरह से इसका भी पिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो शेप जो है वो आपने उसकी डिसाइड करनी है उसकी। इस तरह 5 चीजें होंगी तो 3 प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। SF4 की एग्जांपल में देखें तो अगर आप देखें आपको अब नहीं पता कैसा स्ट्रक्चर है तो आप Z की वैल्यू निकाल तो आपको पता चल जाएगा 5 चीजें, सल्फर के पास एक लोन पेयर है और 4 सिंगल बॉन्ड बने, तो 5 चीजों से स्ट्रक्चर उसका ये वाला बना। ClF3 में आपको बताया था कि क्लोरीन सेंट्रल एटम होता है, बन सकता है। अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें, स्टार्ट में ये बात बताई थी कि क्लोरीन भी सेंट्रल एटम हो सकता है। तो ये 3 F के साथ मिला है, 2 इसके बाद लोन पेयर बचे हैं। तो इसके बाद देखा जाए तो 5 चीजें इसके साथ है, 5 थिंग्स, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर इसका देखा जाए तो ये ट्राइगोनल प्लेनर ही कहलाएगा, ठीक है। क्यों? इसके ऊपर और नीचे तो लोन पेयर आ गया, लेकिन ट्राइगोनल प्लेनर 3 चीजों के साथ भी वो होता है। इस तरह से ZeF2, इस तरह से 6 चीजें अटैच हों, SF6, IF5, ZeF4, ये सब के आप स्ट्रक्चर बनाएं। आपको ICl4 नेगेटिव चार्ज के साथ, IOF5, SOF4, ये सब स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखे हैं और बनाए हैं ताकि आपको समझ। अब लिमिटेशन इसकी जो मैं बता रहा था वो क्या है कि लिमिटेशन इसकी ये है कि ये सिर्फ जो पीरियड नंबर 2 है ना, ये उसके लिए सक्सेसफुल, उसके बाद नहीं। जैसे वाटर की मैंने आपको बताया कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है और बेंट शक्ल बनती है, 2 बॉन्ड पे और 2 लोन पे, 104.5। लेकिन मैं अगर ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लगा देता हूँ, सल्फर कितना है ये देखें, ये भी उसके ऑक्सीजन के नीचे आता है, ठीक है। और सेम ऑक्सीजन का एनालॉग है इसका भी, लेकिन एक्चुअली जो है ये 92 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल बनता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो आप कहते हैं ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है और 109 का बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन इसकी जो शेप बनती है वो 92.1। वाई ऐसा क्यों हुआ? ये लिमिटेशन वेस्पर थ्योरी में नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। वो उसके मुताबिक वाटर का और इसका दोनों का ही 104.5 105 के करीब बॉन्ड एंगल बनता है, लेकिन ऐसा नहीं। सेम टेल्यूरियम, ठीक है, हाइड्रोजन टेलोराइड बना, उसमें भी 90 का बॉन्ड एंगल। अब ऐसा क्यों हुआ? वेस्पर थ्योरी वर्क्स ऑन स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, ओके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्यों ऐसा होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाते हैं? अगर आप देखें टेल्यूरियम का स्ट्रक्चर तो ये 5p4 पे चला गया, 4d10। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होती, ये हाइब्रिडाइजेशन के बगैर ही बॉन्डिंग कर लेते हैं। सेम इसमें सल्फर में भी ऐसे ही हुआ, ठीक है, उसकी वजह से ये मसला बना। सो दीज हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स विल accommodate the bond without hybridization, ठीक है, but in S small amount of hybrid, ठीक है। ये आपने बस इसमें सिर्फ फर्क पड़ा। अगर आप देखें तो ऑक्सीजन अगर होता तो यहाँ से वो इसकी फर्स्ट एक्साइटेशन और सेकंड एक्साइटेशन की बेस पे हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती इस वजह से बल्कि मॉलिक्यूल में ये एक्सेप्शंस आती हैं। ये मुझे एक फॉल्ट मिला था वो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया। बच्चों को क्वेश्चन, जान छूट गई आपकी, खत्म हो गया। सारी थ्योरीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रहेगी। सर निचोड़ दिया आज तो आपने। यार निचोड़ तो दिया, लेकिन नॉलेज भी निचोड़ के दिया कि नहीं? मजा आया कि नहीं आया? यस फुल डिटेल में। ठीक है, ऐसा नॉलेज देखें आपको बताएं FSE लेवल पे नहीं मिलना था। और ये आप दुआएं देंगे मुझे, आप बायोटेक और बायो आगे पढ़ेंगे ना, लिगेंड स्ट्रक्चर जो बॉडी के अंदर जब रिएक्शन और लिगेंड फॉर्मेशन और जिंक और आयरन के स्ट्रक्चर, प्रोटीन, तो वहां पे जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो हमें पता है। आप कभी भी उन स्ट्रक्चर से डरेंगे नहीं। स्ट्रक्चर का कितना खौफ होता है। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आपको केमिस्ट्री एक्सप्लेन करूंगा, आपको मजा आ जाएगा कितना अच्छे स्ट्रक्चर उसके बनते हैं और कंफ्यूजन भी नहीं होती। यहाँ पर जब हम रट्टा लगाते हैं ना तो फंसते तब। ठीक है बच्चों, CR मौजूद है? यस सर, इधर ही हूँ। इनकी मुझे वो अटेंडेंस भेज देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। ओके सर। चले बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।